जो क्रिएटर्स आप देखोगे 2016, 17, 18 में काफी चमक रहे थे, आज कहाँ दिख रहे हैं आप? प्यार किया है कभी आपने? बहुत बार किया है। डिफेंडर के बारे में थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। आपको नहीं लगता आपने बहुत ज्यादा अमाउंट उसमें लगा दिया? हाईएस्ट अमाउंट अर्न इन अ मंथ $80K डिफेंडर या में? भाई 30-40% लोग तो ड्रीम 11 खेल रहे हैं। मेरे पास थे कुछ 12 लाख रुपए टोटल, और मैंने घर लिया था कुछ 60 लाख का, पूरा लोन था। 90 डेज में मैं गारंटी देता हूँ आपका प्रोफाइल लाख से तो ऊपर हो ही जाएगा, लाख फॉलोअर्स। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर जो गेस्ट आए हुए हैं, वैसे तो उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। 8 साल से वो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी सर के चैनल पे वो फीचर हो चुके हैं, और रिसेंटली उन्होंने डिफेंडर भी लिए। बस इतना ही काफ़ी है समझाने के लिए कि वो कौन होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली सतीश कुशवाहा की। सतीश भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच दीपक भाई। और कोशिश करेंगे कि आज जितना भी इनके अंदर चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, थोड़ी सी पर्सनल प्रोफेशनल सारी बातें, वो इनसे आज मैं निकलवा लूंगा। धन्यवाद। डिफेंडर के बारे में थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। आपको नहीं लगता आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट उसमें लगा दिया? यार जैसे मैंने बताया ना कि आप लग्जरी भी इंजॉय करो और अपनी ज़िंदगी के लिए भी पैसे बचाओ फ्यूचर के लिए, तो मैं इस चीज़ में बहुत तगड़े लेवल से बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा अमाउंट का है, लेकिन एक टाइम के बाद मेरे को लगा यार कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपके जो शौक आ रहे हैं, उन शौक को पूरा करने के लिए अगर आप उसके 2-3x अमाउंट कमा पा रहे हो तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है। और फिर मैंने यही सोच के मैंने लिया, और साथ ही साथ मैंने अपने बिजनेस के नाम पे लिया है, और बिजनेस पर्पज से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका एक्सपेंस भी मैं क्लेम कर रहा हूँ। और जो डिफेंडर पे जीएसटी क्लेम हो सकता है? जीएसटी नहीं, फिर जीएसटी नहीं। क्या क्लेम हो सकता है? अगर आपने लोन कराया है तो लोन पे जो आप इंटरेस्ट देते हो वो क्लेम हो सकता है। ओके। और हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, ओके। 15% के आसपास, वो क्लेम कर सकते हो। और जो भी डीजल पेट्रोल आप डाल रहे हो और जो भी सर्विस में आपका कॉस्ट जा रहा है, वो सारा आप एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हो। और आपने डिफेंडर पूरी कैश मिली या फिर नहीं, लोन करके? लोन पे। डाउन पेमेंट आपने कितना किया इसका? यार ये सब मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट मैंने किया है। जो हमारे सीए ने जिस तरीके से बताया उतना हमने डाउन पेमेंट किया। आंकड़ा लें, ये 50 से नीचे या 50 से ऊपर है डाउन पेमेंट का आंकड़ा? 50 के आसपास है। 50 के आसपास, ओके, समझ जाएंगे। सतीश भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि यूट्यूब आप करते हैं, ऑलमोस्ट सभी को बताया। यूट्यूब के अलावा आप और क्या क्या करते हैं, और इन सभी चीजों में आपकी जो मेन चीज है वो क्या है? ओके, आज के डेट में मेजर मेरा यूट्यूब है। ब्लॉगिंग से छोटा सा पोर्शन है जो आता है, और वो पूरा ऑटो पायलट पे, लाइक मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, बट यूट्यूब में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। इसके अलावा भी रिसेंटली हमने एक नया टूल लॉन्च किया है, pushrocket.1 करके। ये ब्लॉगर्स के लिए है जो अपने ब्लॉग के ऊपर नोटिफिकेशन फीचर लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम यूट्यूब में जब सब्सक्राइब करते हैं ना और नोटिफिकेशन बिल दबाते हैं, तो ब्लॉग पे कोई सब्सक्राइब करने का नहीं होता है, उसके लिए अलग से आपको टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी थे, बट वो बहुत महंगे थे। अच्छा। तो हमने बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, मतलब मिनिमम उसका 500 पर मंथ का प्लान है उसका, वहां से हमने उसको लॉन्च किया है। पुश रॉकेट जो हमारा है, बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, और आपने जो अपना नया टूल बताया रॉकेट, तो फिलहाल अभी हमारा क्या नाम बताया? पुश रॉकेट। पुश रॉकेट, हाँ। 3 मतलब आपके ब्लॉग को रॉकेट बना देगा। अच्छा, इसमें कहीं पर इन्वेस्टिंग पर वो शायद वो अर्निंग सोर्स नहीं है, वो बात के लिए सब कुछ वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टिंग में करता हूँ। और 2019 से मैंने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। तो पैसे कमाने के लिए मेरा कंटेंट क्रिएशन है, और अभी नया जो हमने शुरू करा टूल, ये तो यही 3 मेन सोर्स है। अगर परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो यूट्यूब कितना परसेंट, भाई यूट्यूब मैं कहूँ तो 70% तो यूट्यूब ही है। अच्छा। और 15% के आसपास ब्लॉग होगा हमारा, क्योंकि हार्डली हम $1500 से $2000 ही बना पाते हैं। और उसके अलावा भी टूल हमने नया लॉन्च किया है, तो अभी 50,000 महीने का रिकरिंग हमारा चल रहा है। जैसे आपने एक बार अगर टूल ले लिया तो 500 रुपए हर महीने दोगे ना, तो वो लाइफ टाइम हमारा बन गया कि जब तक वो बंदा यूज करेगा वो हमें पैसे आ रहा है, तो वो एक बेनिफिट है। ओके, उस चीज में। हाँ। और आपने YouTube को बताया 70%। 70। अब YouTube के अंदर अगर हम चलते हैं तो आपकी एडसेंस अर्निंग होगी, एडसेंस है, स्पॉन्सरशिप होगी है, और एफिलिएट होगी। मेन तो 3 ही है। इन 3 का कितना परसेंट है YouTube में? YouTube का अगर देखें तो मैं बताता हूँ। हाँ। देखे तो 40-50%। इस 70 में अगर 40-50% देखे तो हमारा YouTube का है एडसेंस, और एडसेंस, और 30% हमसे अफिलिएट है, और 20% स्पॉन्सर है। अच्छा, मुझे उल्टा लगा था कि एफिलिएट और स्पॉन्सर ज्यादा होगा। अभी के टाइम में मैं बता दूं, स्पॉन्सर थोड़े कम आए हैं। 2023 से लेके आधा 2024 तक ब्रांड्स बहुत कम आए हैं, टू बी ऑनेस्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत कम आए हैं। तो मेरा मोटा मोटी जो इनकम सोर्स चल रहा था यूट्यूब का एडसेंस चल रहा था। और मेरे चैनल पे जैसे मैं जिस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, एसईओ, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, तो इस पे सीपीएम बहुत ज्यादा मिलता है। कभी कभी मतलब आपको 1,000 व्यूज के $8 मिलते हैं। हार्डली आप यूट्यूब में सुनोगे लोगों के $0.5 से लेके $1 तक बनता है।
जो अगर जैसे कोई है ना एक्सप्लेन वाला कंटेंट है या फिर कॉमेडी कोई कर रहा है तो बहुत कम रहता है जो आप बता रहे हैं। बट अगर आप ट्यूटोरियल कुछ बनाते हो और पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री में ना जिसपे एड स्पेंड ज्यादा होते हैं उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। और टॉपिक बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट हो गया, SIP, फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन पर बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा हाई। मेरे कुछ वीडियोस है फाइनेंस के ऊपर, उन पर देखा मैंने तो वहीं समझ गया था मैं। मेरे को कैसे पता चला, मैंने इनिशियली सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, अच्छा, अलग अलग टॉपिक बना के, जिन टॉपिक्स पे ज्यादा सीपीएम रहता था मेरे को समझ में आ गया था इन पे बनाने पे अपने को फायदा ज्यादा होगा तो मैंने वैसे वाले टॉपिक्स बनाए। अच्छा, हाँ। और अच्छा, नंबर शेयर कर सकते हैं आप? किस चीज का बताइए? ये पहले यूट्यूब ब्लॉगिंग और एक जो आपने बताया अपना नया प्लेटफॉर्म, हाँ, इन तीनों का, और फिर यूट्यूब के अंदर नंबर पैसा मतलब कितना बनाते हैं? वही। ओके, तो अभी जो नया हमने टूल बनाया उससे ज्यादा कुछ तो नहीं आ रहा है, अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो वहां से हमारे अभी कुछ 40-50 क्लाइंट्स हुए हैं, 40-50, जिसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा महंगा वाला प्लान यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो 500 रुपए वाला प्लान यूज कर रहे हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 40-50 हज़ार का हमारा रिकरिंग अभी बनना शुरू हुआ है और अभी पिछले 2-3 महीने से ही चल रहा है, तो ज्यादा नहीं बनता है, 40-50 हज़ार वहां से बन रहा है, जो हमारा सर्वर का कॉस्ट ही उसमें चला जाता है। ठीक है, तो वहां से हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है अभी, बट मुझे पता है कि आने वाले टाइम में हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा यूट्यूब का है, तो यूट्यूब से हम सिर्फ एड रेवेन्यू लाइक 6 to 7 के ऐसे बनाते हैं पर मंथ। 6 to 7 के डॉलर्स इसको रुपीस में भी कन्वर्ट करके बताइए दोनों ऑडियंस को। अगर मतलब 4 से 5 लाख रुपए वहां से आते हैं, एड रेवेन्यू से आते हैं। उसके बाद अगर स्पॉन्सर मिल गया, मान लीजिए अगर 2 वीडियो का भी कोई किसी ने स्पॉन्सर कर दिया तो 4-5 लाख रुपए उसके हो जाते हैं। ठीक है। अगर अफिलिएट से हमारा 5-7 लाख रुपए वहां से आ जाते हैं। 5-7 लाख रुपए। तो और प्रायोरिटी पे मैंने एडसेंस का इसलिए रखा ना कि एडसेंस साला रेगुलर पैसा देता है, रेगुलर देता है। ये तो बात सही उसका है कि अगर आप आए ना अपने तो वीडियो चली रहे, अच्छा कंटेंट बनाते हो ना तो गूगल एडसेंस आपको कमी नहीं करता, वो देता रहता है। व्यूज अगर आ रहे हैं तो पैसे आपको देता रहता है। अफिलिएट में क्या है कि कभी सेल हुआ कभी नहीं हुआ, तो या फिर जिस वीडियो में अपने उस टूल को या उस जो भी आप प्रोडक्ट अफिलिएट प्रमोट कर रहे हो उसमें व्यूज आ रहा है तो ही सेल आएगा ना। अब यूट्यूब में तो सारे वीडियोस ऑलमोस्ट चलते ही रहते हैं, अगर ओवरऑल देखें तो 3-4 मिलियन व्यूज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पैसे बन जाते हैं। बट जो अफिलिएट सेल होगा, हर वीडियो से तो सेल होगी नहीं, जिसमें आपने प्रमोट किया है वही तो वो वीडियो चलेगी तो मिलेगी, तो इसलिए वो थोड़ा अप डाउन होता रहता है। ठीक है। ब्लॉगिंग का यार अभी हम देखें तो हमारा कुछ $1800 के आसपास बना था। $1800। हाँ। ठीक है। और अभी हमारा हमने एक नया ब्लॉग जो लास्ट ईयर क्रिएट किया था वो तो डाउन ही चल रहा है, उस पर मतलब मुश्किल से $100 के आसपास बन रहा है, तो उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो जब हमने शुरू किया था तो 3 महीने में ही 1 लाख रुपीस आने लगे थे महीने के। फिर वो गूगल का अपडेट आया मार्च में तो थोड़ा सा नीचे गिर गया, और जब नीचे गिरा तो काम करने का मन नहीं किया। ओके, तो मतलब मंथली 20 लाख के आसपास रेवेन्यू ओवरऑल? 20 लाख नहीं बोलेंगे, 15 लाख बोल सकते हैं। 15 के आसपास, मतलब 12 से 15 के बीच में। ऐसा फिर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। कहाँ से कहाँ आप आए लोगों को पता ही है भाई। मैंने तो जब शुरू किया था ना तो मैंने सोचा था 20 से 25 हज़ार रुपए महीने का कमाऊंगा। मेरे था 15 से 18 हज़ार और ये 20 हज़ार है, तो बल्ले बल्ले। मेरा इसलिए था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में यही प्लेसमेंट का यही कुछ अमाउंट अच्छा माना जाता था उस टाइम पे, यही अच्छा था। हाँ, और मैं प्राइवेट कॉलेज से ही कर रहा था, तो उस कॉलेज से ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। IIT से होता तो सोचता कि 20-25 हज़ार एक अच्छी 20-25 हज़ार मैं ये सोच के गया। इसमें भी जब शुरू कर रहा था यूट्यूब एंड ऑल, तो मैं सोचा था 20-25 हज़ार कमा लूंगा तो घर वालों को बोल दूंगा भाई तो मैं अब तो यही करने वाला हूँ। अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है सबका। ऐसा ही सीन मैंने स्टार्ट किया था 2018-19 में। मैंने यही सोच ही किया था कि अगर 18,000 इनकम यहाँ से हो रही है, 15-18 हज़ार बहुत है, करेंगे इसको, भले कम पैसे मिलेंगे पर काम में खुशी है यार। वो शुरुआत में चीजें थोड़ा समय लेती है, पता भी नहीं रहता था ना कि एक टाइम बाद हम इतना कर जाएंगे। वो तो आगे बढ़ते तो पता चलता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, कितना किस लेवल तक हम जा सकते हैं। सही बात। सो ये चीज आपके साथ भी हुई होगी। और हमने तो क्या किया ना, एक चैनल बनाया मान लीजिए, तो पैसे बन रहे थे, मैं बोला और चैनल बनाते हैं तो 7-8 चैनल बना दिए और सारे चैनल लाखों सब्सक्राइबर, किसी पे मिलियन हो गए। अच्छा। हाँ, तो हमारे 2 चैनल मिलियन वाले थे और किसी पे 3 लाख, किसी पे 2 लाख, किसी पे 1.5 लाख ऐसे सब्सक्राइबर थे। मल्टीपल चैनल पे काम किया हमने। और अभी मेन चैनल आपके 2 ही है? अभी 3, टोटल 3। अभी नया हमने पॉडकास्ट सीरीज शुरू किया है अपने डिफेंडर में। हाँ, मिलियनियर इन डिफेंडर नाम रखा है उसका। ओके, बढ़िया। अच्छा, अभी बड़े बड़े नंबर हमने शेयर कर दिए, लेकिन थोड़ी सी डार्क साइड भी अगर हम बताएं तो लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं रेलेवेंट लगेगा। जब से आपने अर्न करना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से लेकर तो अभी तक, बीच में कभी इस लगा कि इस जर्नी में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं? यहाँ पर भी थोड़ा बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मैं तो बड़ा प्रिविलेज इसलिए मानता हूँ कि मेरे को समय रहते पता चल गया कि भाई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। लेकिन पता चला उससे पहले भी या फिर बीच में कहीं ना कहीं लगा फिर भी कि थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मेरे एक चैनल का एडसेंस गायब हो गया। ठीक है। अच्छा। और एडसेंस में वो आया था कि उसने बोला था कि आप अपने व्यूज
खुद ही देख रहे हो, मतलब अपने वीडियोस खुद ही देख रहे हो आप, तो उन्होंने हमारा एडसेंस डिसेबल कर दिया, एडसेंस चैनल ही डिसेबल कर दिया, सॉरी। तो बट हमने यूट्यूब को बोला भाई हम कहाँ से देख रहे हैं, हम तो देख ही नहीं रहे हैं, और मैं कितना देख लूंगा भाई, दिन में चलो 4 बार देख लूंगा, 5 बार देख लूंगा, कि अपनी वीडियोस कितनी बार देखूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि आप रोबोट्स भेज रहे हो, ऐसा करके उन्होंने बोल के डिसेबल कर दिया था। फिर हमने उनसे बात किया, तो आते आते में कुछ 10 दिन चला गया चैनल आते आते में। तो उस वक्त मेरे को मतलब डर सा लगा था कि यार ये तो कोई बिल्कुल अनसर्टेन है, मतलब आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मान के चलो चैनल आपका बढ़िया चल रहा है और रातों रात उड़ गया। वही तो उस दिन मेरे को रियलाइज होगा कि भाई एक चैनल पे काम नहीं कर रहा और एक एडसेंस पे काम नहीं करना है, मल्टीपल एडसेंस आप रखो, और मल्टीपल चैनल्स मैंने बना लिया अगर मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से, और मेरे ब्लॉगिंग से इनकम हो ही रही थी। तो मैं खुद को ब्लेस्ड इसलिए मानता हूँ कि मेरे को समय रहते चीजें मालूम पड़ गई कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। आप डाइवर्सिफाइड रखो अपने इनकम सोर्सेज को, क्योंकि इतनी ये जो चीजें है ना, डिजिटल वाली चीजें इतनी डायनेमिक है, इतनी डायनेमिक है भाई कि अगले 3 महीने में क्या होगा किसी को नहीं पता। ये जितने लोग वीडियोस भी बनाते हैं ना कि फ्यूचर में ये होगा, उनको खुद का अपना नहीं पता अगले महीने उनको पेमेंट आएगी कि नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत ही मतलब ऐसा है कि आप सोचोगे भाई मेरी लाइफ सेट, जो बंदा 20-25 हजार का सोचता है उसको किसी महीने 25 लाख रुपए आ जाए तो सोचेगा भाई अब तो मेरी लाइफ सेटअप, तो ऐसे ही पैसे आएंगे, बट ये रियलिटी नहीं है भाई। कभी 25 लाख आए तो कभी 2 लाख भी नहीं आएगा, और जो बंदा 25 लाख कमा चुका है ना उसको 2 लाख में टेंशन होगा बहुत होगा। भले किसी दिन 25,000 का सोचता था, लेकिन अगर 25 लाख से 2 लाख पे आएगा ना बहुत टेंशन होगा, और जी नहीं पाएगा फिर 25,000 कभी भी, एकदम तड़फड़ा जाएगा वो, मैं बता रहा हूँ बुरी तरह से। तो ये इस बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ में, जो क्रिएटर्स आप देखोगे 2016, 17, 18 में काफी चमक रहे थे, आज कहाँ दिख रहे हैं आपको? कई लोगों के 5-5, 7-7, 8-8 मिलियन सब्सक्राइबर व्यूज नहीं है, और उन्होंने जो वो दिन देखा है, पहले अच्छे दिन देखा है, आज उनको सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, और खुद में एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे आपको जाना पड़ेगा, और डिजिटल फील्ड में ही बहुत सारी चीजें हैं। एक क्रिएटर के लिए मैं बता दूं, इन मल्टीपल इनकम सोर्सेज मैं बता दूं 18 से 19 वो बना सकता है अकेला बंदा, 18 से 19 तरीकों से मोनेटाइज कर सकता है खुद को। ओके, अब आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें बताऊंगा क्या क्या 18-19 तरीके। ठीक है इसी क्वेश्चन में। लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया, क्लियर जवाब नहीं मिला मुझे कि क्या बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जैसे मैंने बताया वो चैनल जब डिलीट हुआ तो टेंशन हो गया था भाई, जब वो चैनल उड़ा हो गया था। लेकिन 10 दिन के लिए बहुत खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा कि यार थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं अभी भी, मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मुंबई में घर लिया था ना, तो मेरे पास थे कुछ 12 लाख रुपए टोटल। ओके, मेरे पास, और मैंने मेरे भाई से थोड़ा लिया था, और मैंने घर लिया था कुछ 60 लाख का। 60 लाख का? हाँ, और पूरा लोन था। मैं अगर अपना खेत वगैरह भी बेच देता ना तो लोन भर ही नहीं पाता मैं। तो सिर्फ बिलीफ के बेस पे कि आगे कर लूंगा मैं, मतलब वो जो होता है ना, नया नया क्रिएटर जब पैसा आता है तो भाई सोचता कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, आगे तो पैसा आएगा ही, देख लेंगे। अगर अभी इस मोमेंट पे लाइक मेरे 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, तो अगर इस मोमेंट पे मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ तो थोड़ा तो आगे तो और करूंगा, क्योंकि आपको तो हमेशा ग्रोथ दिख रही है ना चैनल में, भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं डेली के 2000-3000, पैसे भी धीरे धीरे हर महीने बढ़ ही रहे हैं अगर आप पीछे देखोगे तो वो बिलीफ के साथ हमने सोचा कि आगे भी बढ़ेंगे ही, और मैंने लोन ले लिया। जब लोन ले लिया, फिर जब ईएमआई देने की बारी आई, भाई महीने के 40,000 अगर आपके ईएमआई जा रहे हो तो टेंशन था कि भाई 40, अगर मान लो जिस महीने पैसे अगर नहीं आए, मान लो उस समय 1-1.5 लाख रुपए में कमाता था, जिस महीने आपका डाउन हुआ इनकम, बाकी के खर्चे भी तो आप बढ़ा देते हो, टीम के खर्चे आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स के जा रहे हैं, एग्जैक्टली पर्सनल खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे भी आप बढ़ा देते हो। जब थोड़ा पैसा आता है ना तो आदमी थोड़ा उसके शौक बढ़ने लगते हैं, तो मैंने वो कर दिया। अब उसकी वजह से मेरे को तब समझ में आया कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है। आप आवेश में आके, तैश में आके, शो ऑफ के लिए चीजें खरीद लेते हो, जो बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकता है आपके लाइफ में। तब मुझे समझ में आया कि, और फिर फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करा, क्योंकि मैंने 2019 में घर लिया था, एंड 2019 से ही मैंने फाइनेंशियल मेरी जर्नी शुरू हुई, पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू करा, स्टॉक मार्केट के बारे में कि और मैनेज कैसे करना है, पैसे को मैनेज करना कैसे करना है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करा। देन मेरे को ये समझ में आया कि अगर आप कोई भी चीज लग्जरी ले रहे हो तो एटलीस्ट आप उसको 2-3 टाइम्स, लग्जरी मतलब कि बड़ी चीज लाइक 10 लाख से ऊपर की कोई चीज खरीद रहे हो या गाड़ी खरीद रहे हो, तो उसको खरीदने के लिए आपके पास 2-3 टाइम्स खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। ओके, कि अगर मान लो 10 लाख की कोई कार खरीदने जा रहे हो तो 30-40 लाख आपके पास लिक्विड में आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर आपने 20 लाख का लिया हुआ है तो उसको मत कंसिडर करिए, 30 लाख आपके पास लिक्विड में कैश होना चाहिए, तब जाके आप 10 लाख उस पे उड़ाओ। ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती कि अगर एक मिडिल क्लास वाला है उसको घर बनाना है खुद का, तो सफिशिएंट पैसा है कि घर बना सकता है। भाई तो वही तो दिक्कतें तभी तो बढ़ जाती हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ मैं चीजें कर ले गया तो मेरे लिए अच्छी हो गई। अगर बाई चांस मेरा चैनल ये रिस्क तो था, बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क, आपको बर्बाद करने वाला रिस्क था, बहुत बड़ा पूरी तरह से। बट मैं उस चीज से निकल गया तो लकी मानता हूँ। हाँ, आप समझ रहे हो।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर चीज पे अप्लाई करो या ना करो, बट ये चीज बहुत जरूरी है अगर रिस्क फ्री रहना चाहते हैं तो। उस केस में मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जो भी चीजें खरीदी, मेरे पास उतना है, या तो 2 बार या 3 बार खरीदने के तभी मैंने चीजें खरीदी। मैंने कभी फिर आग में ऐसे कूदा नहीं मैं। बहुत बढ़िया, ये जो आंसर मुझे अब मिल गया क्लियरली। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि ऑनलाइन आज की डेट में कितने तरीके कमाने के, जो आपको पता है वो सारा बता दीजिए, क्योंकि आपकी जो मेन नीश है वही है। तो ऑडियंस को प्लीज बताइए। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, कंटेंट क्रिएशन में उतर जाओ। नंबर एक कंटेंट क्रिएशन आप कहाँ का कर सकते हो? ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। ये मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज के डेट में आपको बाकी के जगह से पैसा ज्यादा देंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत इजी आज के डेट में फेमस होना या जल्दी से सक्सेस पाना, बिकॉज अभी इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ओपन है हर किसी के लिए। पहले क्या होता था कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता था। अगर मैं बोल दूं 90 डेज अगर आपने डेली ट्रेंड के हिसाब से रील बना दिए, डेली एक रील आप पोस्ट करो और शॉर्ट एकदम रखो, रील को इतना बड़ा भी मत करो, शॉर्टेस्ट जितने शॉर्ट ड्यूरेशन में आप अपनी बात को कह पाते हो उतना तेजी से वायरल होगा, और ट्रेंड के ही बेस के आसपास, ट्रेंड के ही आजू बाजू आप अपना कंटेंट बनाओ। 90 डेज में मैं गारंटी देता हूँ आपका प्रोफाइल लाख से तो ऊपर हो ही जाएगा, लाख फॉलोअर्स से। ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और ऐसा नहीं है कि अब देखो, आपको भी पता है कि YouTube पे अगर आप फेमस हो तो जरूरी नहीं इंस्टा पे भी आप पॉपुलर हो जाओगे। आपको इंस्टा पे भी कंटेंट बनाना पड़ेगा तो ही जाके आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, है ना। तो मैंने ये करके देखा और फिर मैंने बीच में छोड़ा, फिर मैंने लगातार पोस्ट करके देखा, उस बीच मेरे फॉलोअर्स धक्का बढ़ने लगे। तो लगातार पोस्टिंग से इंस्टाग्राम आपको रीच देता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑडियंस को देखो अभी करंट में क्या ट्रेंड में चल रहा है, फिर उसके हिसाब से आप कंटेंट बनाओ। तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, 3 तो बहुत खतरनाक तरीके हैं जहां से आप बना सकते हो। अगर आपके पास ये ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, तो आप एड्स सीखो, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स सीखो। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स से बहुत सारे लोग अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग खुद का स्टोर बना के, ई कॉमर्स स्टोर बना के वहां से प्रोडक्ट सेल करते हैं। हाल ही में मैंने अभी अपने चैनल पे कुछ 4-5 ई कॉमर्स वालों को मैंने फीचर किया है, जो कोई मोबाइल का कवर बेच रहा है, फेसबुक एड्स रन करके, फेसबुक एड्स करोड़ों में रेवेन्यू है उनका महीने का। कोई क्लोथिंग ब्रांड उन्होंने लॉन्च करा है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं ई कॉमर्स का मतलब सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कोई खुद का बनाने का नहीं सोचता, खुद का ब्रांड बनाने का नहीं सोचता। तो इसमें बहुत अभी गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो इसमें हम ड्रॉप शिपिंग सीख सकते हैं, या ई कॉमर्स पूरा प्रॉपर ब्रांड बना के हम जा सकते हैं उसमें। तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा फेसबुक पे भी पैसे मिलते हैं, बट फेसबुक पे थोड़ा कंटेंट आपको वैसा बनाना पड़ेगा जो 40 साल के ऊपर वाले लोगों को पसंद आता है। उनके हिसाब से कंटेंट आपको सोचना पड़ेगा। और ज्यादातर मैंने देखा वल्गर वीडियोस बहुत चलते हैं फेसबुक पर। वो तो कहीं भी चल जाते हैं, लेकिन इंस्टा पे भी तो वही हाल हो रहा है। यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता था कई बार, यूट्यूब शायद यूट्यूब पे इतना दिखता नहीं है, बाकी फेसबुक पर। और अगर दिखता भी है ना तो उसको रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं ना तो हट जाते हैं, हट जाता है कुछ टाइम बाद, वो चीजें हट जाती हैं। बाकी सारा जो वो है ना पैसे कमाने का जो तरीका है कंटेंट क्रिएशन के ही अराउंड है। कंटेंट क्रिएशन में अपने आप में बहुत चीज़ हो जाती है। अगर यूट्यूब के ही देखें हम, तो मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब से कमाने के 10-12 तरीके, 15 तरीके, ऐसे कुछ मैंने उसी में बता दिया। मैंने 18 तरीके बनाए। अच्छा, आपने 18 बनाए? 18 बनाए। शायद मैंने आपका वीडियो भी देखा होगा फिर तो उस टाइम पे। और मैंने भी इतने कुछ तरीके बताए थे, 15 के आसपास ऐसे कुछ, जिसमें से 18 में से मैंने खुद 10-12 तो मैं खुद पर्सनली तो कुल मिलाकर कंटेंट क्रिएशन में आ जाए तो उसके सामने बहुत ऑप्शन खुल जाएंगे, बहुत ऑप्शन। फिर उसमें आपके पास चॉइस है कि आप क्या चूज करते हो अपने लिए। हाँ, और हर एक की चॉइस होती है। पर कई लोगों को ये लगता है ना कि जो पहले से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं उनको ही सक्सेस मिली है। मैं बता दूं भाई, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में ना, क्वालिटी पे थोड़ा बहुत चलो कंप्रोमाइज हो भी रहा है, बट कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर रहे हो ना, तो आपको दिखेगा कि किसी दिन आपका चीजें, मतलब जो भी आप कंटेंट डालो बूस्ट होने में आपको नजर आएगा कि बूस्ट हो रहा है। लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग ना 3-4 वीडियोस डालने के बाद कहते हैं यार ये तो 40-50 व्यूज आ रहे हैं या कोई देख भी नहीं रहा है, हम कैसे करेंगे। उनको लगता है अब टाइम चला गया। ऐसा नहीं है। क्या आपने ऐसा किसी को देखा है जो 1 साल पहले आया है यूट्यूब पे और उसने तबाही कर दी हो? देखे हैं। इंस्टाग्राम पे किसी को देखा नया नया जो आया तबाही कर दी हो? अगर वो कर सकता है आप क्यों नहीं कर सकते? वही मैं भी लोगों को यही कहता हूँ कि पहले भी कंटेंट क्रिएटर आए जिन्होंने ग्रो किया है, अब भी आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। आप फ्यूचर में देखोगे कि अरे यार ये तो आके निकल गए, फ्यूचर में दिखेंगे वो लोग, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी ऐसे बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारे निश ऐसे हैं ना जो अनटैप्ड है। स्टॉक मार्केट में भी इतना बज़ है, फिर भी स्टॉक मार्केट कितना ही परसेंट है, 6-7% लोग ही हार्डली लोगों ने स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करा। 6-7 से भी थोड़ा कम ही है नंबर अभी। एक्टिव लोग कम है, 2-3% है, बट उन्होंने जिन्होंने एक बार कम से कम अकाउंट ओपन किया है 6-7% के आसपास है। 6-7%? हाँ, जिन्होंने डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन करे हैं, जिनको आइडिया है। नंबर अगर 10% पे भी चला गया तो मान लो कि डबल हो जाएगा भाई। 30-40% लोग तो ड्रीम 11 खेल रहे हैं।
और ये ड्रीम 11 वाला जो फैंटेसी क्रिकेट वगैरह है ना, इस पे भी कंटेंट लोग बना के अच्छा पैसा बना रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है ना जिनमें बचा हुआ है, जिनमें मार्केट इतना भरा नहीं। अभी लोग ज्यादातर आएंगे तो टेक बनाएंगे, कॉमेडी करेंगे, यही सब क्योंकि उन्होंने यही देख रखा है, ज्यादातर ये देख रहा है। हाँ। पॉडकास्ट मोटिवेशन, जब मोटिवेशन का दौर तो मोटिवेशन में आ गए सभी लोग, कुछ टेक में आ गए सभी लोग, ये देख करके आते हैं। हाँ। वो ये नहीं देखते कि फॉरेन में कई सारे ऐसे चैनल्स है जो इंडिया में है ही नहीं, और वो वहां पर फोड़ रहे हैं बिल्कुल। कुछ ऐसे चैनल जहाँ पर अगर आपको बोलना नहीं है तो लैंग्वेज रिक्वायर्ड ही नहीं है। मिस्टर बीन का अगर हम देखें तो मिस्टर बीन छोड़िए, अभी जैसे अगर बोलना भी जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने देखा कैंपिंग वीडियोस, मैंने देखा ऐसे बहुत सारे चैनल्स जो कहीं जंगल में चले गए और गाड़ी उड़ी पार्क करे, वहां पे कैंपिंग अपना बनाया, खाना पीना बना रहे हैं और रॉ शूट कर रहे हैं, शिप शूट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग भी एक्चुअल में वो कुकिंग वीडियोस कुछ लोग ऐसे ही रॉ तरीके से बना रहे हैं, तो बिना बोलने वाला भी बहुत सारा निश आइडिया है। वही अगर ये बहाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या बोलना नहीं आता तो भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता दूं, जिस तरह का भी आप कंटेंट देख रहे हो उसी से रिलेटेड बनाना शुरू करो, क्योंकि वही आपका इंटरेस्ट एक्चुअल, वही इंटरेस्ट है। जिशान भाई जो है हमारे सीखने वाले, उन्होंने कहा था कि अगर आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, अपनी हिस्ट्री उठा कर देख लो यूट्यूब हिस्ट्री कि आप देख रहे हो, किसको सब्सक्राइब किया आपने, किसके वीडियोस आप देखते रहते हो कंटिन्यूअस, करेक्ट, वही आपका इंटरेस्ट है। और फिर आप एक्सप्लोर करते रहो थोड़ा बहुत, जब तक आपको एक फाइनल निश ना मिल जाए। अब थोड़ा बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हम, थोड़ा सा पर्सनल चलते हैं, फिर प्रोफेशनल पे वापस आएंगे। प्यार के बारे में आप क्या कहोगे, क्या आपने कभी किया है और शादी कभी की है, बताओ। प्यार तो भाई मैं हर चीज से मैं प्यार करता हूँ। नहीं, ये हर चीज वगैरह छोड़ो, हम यूट्यूब से नहीं, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप उसका बताइए। नहीं यार, ये मम्मी पापा अब तो शादी उदी करने वाली उम्र हो गई है भाई। तो वो कब है? 1 साल में हो जाना चाहिए। 1 साल में हो जाना चाहिए। प्यार किया है कभी आपने? बहुत बार किया है भाई, बहुत बार किया है। गाइस दोस्तों, प्यार व्यार सब बेकार है, मैंने खुद 4-5 बार करके देखा है, कुछ नहीं रखा इसमें। नहीं, हाँ मतलब किया है कॉलेज वॉलेज के टाइम पे। ओके। और आपके अकॉर्डिंग आप क्या लोगों को कहोगे, जेन्युइनली आपके एक्सपीरियंस की बेस पे, क्या लोगों को इस चीज में इंटर होना चाहिए? प्यार व्यार में? हाँ बिल्कुल यार, प्यार व्यार करना चाहिए। रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपोजिट जेंडर के साथ में ही आपका रिलेशनशिप हो, मतलब हर किसी जेंडर के साथ भी आपका रिलेशन हो। उस वे में नहीं, बट ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आप दोस्ती यारी रखो, सबके साथ अच्छे से बात करो। नहीं, वो सब तो होता ही है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखो। उसकी पूछ रहा हूँ, उसका नहीं पूछा मैंने। बिल्कुल नहीं, जरूरी है, बस वही लाइफ में यार हर एक एस्पेक्ट जरूरी है। बस यही क्लियरली मैं सुनना चाहता था। यंग एज में भी आपका सपोर्ट है इन चीजों में, कि अगर यंग एज में भी कोई कर रहा है? यंग इसका कोई उम्र नहीं है भाई। देखो मेरा ये मानना है ना कि जितना ही हम, जैसे मुझे लगता है बचपन में जब मैंने चीजें देखी कि लोग रोकते हैं इन सब चीजों को, उसको रोकने की वजह से और इंसान थोड़ा सा होता है ना कि यार क्या बात है कि लोग मेरे को रोक रहे हैं। करेक्ट। और फिर वो उसको करने की सोचता है कि भाई मैं भी रिलेशनशिप में आऊंगा और करूंगा, देखते हैं लोग क्या कर लेते हैं मेरा। थोड़ी एक हिम्मत और बढ़ने लगती है रोकने पे। चीज को अगर इतना छुपाते दबाते ना, उस चीज की उतनी ज्यादा तलब होती लोगों को। बट जैसे इसमें भी एक वो है कि थिन लाइन है यार, कि किसी को चीट ना करो, या फिर एक से ज्यादा लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में हो, बता ही नहीं रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो तो भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ, ऑडियंस को टॉक्सिक ना बनो। हाँ, वो तो ये सब चीजों के लिए मैं बोल सकता हूँ, और ये करना बिल्कुल गलत नहीं है कि आप रिलेशनशिप में उसको हेल्दी वे में करो। हेल्दी वे अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट ला रही है तो आपके लिए सही है, नेगेटिव इंपैक्ट ला रही है तो आपके लिए गलत है। और सिर्फ उसी में नहीं डूब जाना है, सिर्फ उसमें भी डूब जाने से दिक्कत क्या होता है, फिर बाकी चीजों पे आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो वही तो इसलिए तो कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर देखो, मेरे को लगता है अगर जितना उसके इमोशन कंट्रोल में होते ही नहीं उस वक्त, मुझे ऐसा लगता है अगर इतना वो हाइप नहीं किया जाता ना, इन सब चीजों को इतना टैबू नहीं कर रहे, तो चीजें लोग इसको लाइटली लेते हैं, और लाइटली लेते तो आप सारी चीजों पर आराम से फोकस कर। अब रोड पे जब जा रहे हैं, कपल जा रहे हैं, तो लोग ऐसे ताड़ रहे हैं। बड़ी सिटी या में फिर तो चलो फिर कोई लड़का किसी लड़की के साथ में ऐसे हंस के बातें कर रहा है, दूर से बातें सुनाई नहीं दे रही, हाँ जरूर कुछ चक्कर है। तो ये सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, लोगों को भी, सोसाइटी को भी एक तरीके से इन सब चीजों को ना थोड़ा लाइटली लेना चाहिए। बाकी सही है यार, पर मुझे लगता है कि अभी भी कम से कम 10 साल और लगेंगे। ये जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा नॉर्मल कभी नहीं होगा 10 साल का, कहीं इंडिया में मतलब थोड़ा तो बहुत बड़ा फर्क आने में 10 साल तो एटलीस्ट कम से कम लग जाएंगे यार। जब हम पेरेंट्स बनेंगे तब की बात बोल रहा हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व करा है, जैसे ये भी होता है कि जब कोई कपल होते हैं, अगर लड़का मतलब एवरेज है और लड़की ज्यादा सुंदर है, तो सारा लंगूर के मुंह में अंगूर कहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसे लोग कमेंट करेंगे। अब अगर देखोगे, अगर लड़की एवरेज है और लड़का ज्यादा हुआ है, तो भाई तुमको और कोई नहीं मिली क्या? तो ये जो रेसिज्म है ना, ये भी बहुत ज्यादा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये हर जगह पे है। लोग भले बताते नहीं है। अब देखो, अगर इंस्टाग्राम पे अगर कमेंट्स चेक करोगे, उसमें भी आपको दिख जाएगा
अगर जैसे कोई लड़का है और नॉर्मल लुक का, एवरेज लुक का लड़का है और लड़की बहुत सुंदर है, तो कहेंगे भाई पैसे देख के लड़की आई है। आप समझ रहे हो, ये टैबू होने का बहुत सारा फैक्टर है। लोग इतने, सोसाइटी ही इस चीज को वैसे बनाई है, मतलब कि ये चीज करना गलत है, ऐसा है। भाई मैं कह रहा हूँ जैसे कि अगर आप देखोगे बाद में तो आपकी शादी होनी ही होनी है, बड़े धूमधाम से शादी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए सब लोग आ जाते हैं, 400-500 लोग खाना पीना खाने आ जाते हैं ना, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जस्ट उसके पहले, शादी से पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो उसी को विरोध करने के लिए लोग आ जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। करेक्ट। तो ये विडंबना मेरे को समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें सोसाइटी जिम्मेदार है। तो वही कह रहा हूँ कि कम से कम 10 साल लग जाएंगे जब हमारी जनरेशन नहीं, 10 साल क्या भाई, ये आप देखो जो बता रहे हो भगवान तो राम अलग के चीज़ जमाने से होते आ रहा है, कृष्ण जी के जमाने से होता आ रहा है कि लोग प्रेम करने वालों को नहीं चाहते कि एक साथ रहे। हाँ, बस कोई लड़की देख रही हो। अच्छा हाँ, आपका कब रिवील होने वाला है कुछ? क्या चीज? इस अब बारे भाई में? अब तो सीधा शादी पे रिवील होगा, मेरे को भी नहीं पता है। शादी पे ही रिवील होगा, क्योंकि वही है, अब जैसे मैंने बताया कि बाहर आप चीजें लेके आते हो ना, तो बहुत सारी चीजें होती है इवन, और सिर्फ इसी चीज के बारे में नहीं है, आपके पास जो भी प्रीसियस चीजें है ना, उसको आप रिवील करोगे तो तरह तरह के कमेंट्स आएंगे, तरह तरह के लोग उसके बारे में बातें करेंगे। तो कोशिश करो कि आपकी जो पर्सनल चीजें, प्राइवेट चीजें हैं, अपने तक ही रखो, रिवील करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके। सो प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा मजेदार, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बिल्कुल। अब हमारा है एक गेम है हमारा, दिस और दैट, या तो ये या फिर ये। इसमें आपको 2 चॉइस मिलेगी, आपको कोई एक ही चूज करना है। ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि दोनों नहीं, दोनों ये वो, ऐसा कुछ धर्म संकट वाली बात आ गई। आपको यही करना है, ये वो तो है ही नहीं इसमें। तो ये थोड़ा पानी पी लो। हाँ पी तो यही, इन दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी है। 2 ऑप्शन है, यूट्यूब या ब्लॉगिंग। यूट्यूब। पैसा या प्यार? पैसा। अगर आपका प्यार छीन जाए आपसे पूरी तरह से और आपका पूरा पैसा छीन जाए तो आप किस चीज को बचाएंगे? यार पैसा रहेगा तो सब चीजें आ जाएंगे। ओके, पर मेरा यहाँ पर आंसर अलग है। सोनी कैमरा वर्सेस कैनन कैमरा? कैनन। कैनन, ओके। आईफोन या सैमसंग? आईफोन। विराट कोहली या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा या एम एस धोनी? धोनी। धोनी या सचिन? धोनी। धोनी। आप तो मिले भी है ना? धोनी से मिला भी हूँ, और अलग रीजन है धोनी के लिए, अलग रीजन। गाँव या शहर? यार इसमें मैं क्या बोलूँ, चुपचाप गाँव बोल दो। गांव बोल देता हूँ। और शहर, यार देखो मैं बताता हूँ, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है। ज्यादा अच्छा अंदर से लगता है? ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता भाई, गांव में भी 15-20 दिन में लगता है भाई चलो भाई अब काम करना है। मैं बताता हूँ, गांव में जब जाता हूँ ना तो मजा आता है, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अच्छा। फिर मेरे जो काम वगैरह है ना, सारे डाउन आने लगते हैं। ओके ओके। तो इस ये रीजन से मैंने थोड़ा सा बोला। शहर में आपको ना फिर वो माहौल मिलता है, फिर वैसे लोगों से आप मिलते हो। दोनों में से एक चीज बताइए तो आप, तो क्या चूज करना है? तो एक तो करना ही है। सुकून वगैरह तो गांव का ही है ना। ओके। अर्ली बर्ड या नाइट आउल? यार मैं अर्ली मॉर्निंग वाला तो नहीं हूँ मैं, थोड़ा लेट नाइट में। इन दोनों के बीच में कहीं? लेट नाइट ही मेरा चलता है ज्यादा। रीडिंग अ बुक और वॉचिंग अ मूवी? बुक। रीडिंग अ बुक। बुक और पॉडकास्ट, कहाँ ज्यादा लर्निंग? बुक में। ग्रेट। बीच या माउंटेन? बीच। बीच। देखो माउंटेन मेरे को दिखने में अच्छा लगता है, अरे कोई एक बताओ अब तो। लेकिन डर बहुत लगता है। नहीं बता दिया ना, बीच बता दिया। अच्छा बीच है। समर या विंटर? विंटर। पिज्जा या बर्गर? दोनों नहीं। दोनों नहीं है, कोई एक करना। मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता। तो एक नहीं खाता। अरे खाना ही किसी हालत में भाई, आधा स्लाइस ले लूंगा उसमें से, पिज्जा में से। पिज्जा। मूवी या क्रिकेट? देखने में कि कैसे? खेलने में। क्रिकेट देखने में, मतलब किससे ज्यादा प्यार है, मूवी से या क्रिकेट से? मैं देखो मूवी देखता हूँ, क्रिकेट नहीं देखता हूँ। अच्छा क्रिकेट नहीं, तो आपका मूवी हुआ? मूवी होगा। हाँ, मेरे को लगा खेलने में कह रहे हो तो खेल लेता हूँ। डिफेंडर वर्सेस टाटा सफारी? डिफेंडर। डिफेंडर। टाटा सफारी का भूल गए? भूला नहीं हुआ भाई, अगर सुपीरियर कोई चूज करना है तो डिफेंडर ऑब्वियसली। ओके। डिफेंडर या मैं? डिफेंडर में आपको लेके जाऊंगा मैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, आपको क्या बनाना? लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म। फास्ट फूड या हेल्दी खाना? हेल्दी। हेल्दी। सोलो ट्रेवल या ग्रुप ट्रेवलिंग? ग्रुप। ग्रुप में। सोलो किया आपने कभी? सिर्फ अकेले? नहीं यार, सोलो में पता है टेंशन रहता है यार, कोई बैग इधर ना छूट जाए, मेरा सामान सब मेरे साथ है कि नहीं, कोई पीछे मेरे आ रहा है तो कोई भाई चोरी डकैती के लिए तो नहीं आ रहा है, बहुत डर लगता है भाई, सोलो मेरे से नहीं हो पाएगा। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट। बाइंग अ हाउस और रेंटिंग इट? बाइंग हाउस। बाइंग अ हाउस। स्टॉक मार्केट में स्टॉक या म्यूचुअल फंड? स्टॉक्स। स्टॉक्स। और एसआईपी या लमसम, अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो? म्यूचुअल फंड में एसआईपी जाता है हमारा। एसआईपी आपका, बढ़िया। ये हमारा ये वाला राउंड खत्म हुआ। ग्रेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई दीपक भाई, आंसर भी आपने बहुत सही दिए, आपके आंसर काफी बढ़िया लग रहे हैं मुझे। आपने तो काफी कुछ कर लिया, जहां पर आप 15-20 हजार का सोच रहे थे, 15-20 लाख पे आप आ गए। एडवाइस, अगर आपको कोई छोटा भाई है तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे
कि अगर उसको कुछ नहीं कर पा रहा है अभी आज की डेट में, तो उसको आप क्या करने को कहेंगे? मैं बोलूंगा जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है ना, और उसके अराउंड, मतलब उसमें अगर कोई पैसा बना रहा है, उस जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें कोई पैसा बना रहा है और आप भी बनाना चाहते हो, तो आप सीख सकते हो उस स्किल को। आप देखो कि सीखने में आपको हो सकता है बाकी लोगों को 1 महीना लग रहा है, आपको 2-3 महीना लग जाए, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए। जैसे ये कहते हैं, एक और मैं अभी बुक पढ़ रहा था, ये द कंपाउंडिंग इफेक्ट। उसमें था कि अगर आप मान के चलो इंटेलिजेंट नहीं हो, आपको इंग्लिश आपका कमजोर है, तो बाकी जगह पे आप ज्यादा मेहनत कर लो। अच्छा, आप ज्यादा समय दे दो तो आपकी वो चीज छुप जाएगी, उस चीज को बीट कर दोगे। जिसके पास ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी है या स्मार्ट है आपसे ना, उसको बीट कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंटली आप लंबे समय तक मेहनत कर रहे हो। तो ये चीज मैंने उस बुक के पहले चैप्टर में ये चीज है, तो मैंने वो सीखा था। तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया की ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसको सीखा ना जा सके, बस समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो आपका जिधर भी मन लग रहा है उसमें हार मत मानो, उसको कर सकते हो। अगर दुनिया में किसी एक बंदे ने भी किया है तो, और नहीं भी किया है तो उस चीज को अचीव किया जा सकता है। बट उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा आपके अंदर जुनून उस चीज को करने के लिए होना चाहिए। उससे थोड़ा सा पहले आते हैं कि आपने कहा कि जिसमें तेरा इंटरेस्ट हो, वो पूरा चकराया हुआ है, उसको इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट उसको होगा, तो कैसे फाइंड करें कि उसका किस चीज में एक्चुअल में है इंटरेस्ट, आपको क्या अच्छा लग रहा है, किस चीज के बारे में आप बात करते हो अपने दोस्तों से, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, रील्स देख रहा है, उसको यूट्यूब पर सबको देख रहा है, तो रील्स देख रहा है। अगर वो चीज, जो चीज कंज्यूम कर रहा है, वो चीज उसको लग रहा है कि जिसका मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो पैसे बना रहा है, और मुझे अगर पैसे बनाने हैं तो कंज्यूम करने के बजाय मुझे क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने में फोकस करे। ओके। और जिस भी तरह का रील उसको देखने में मजा आया, बाई चांस दिन में 100 रील्स देखे, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया, उसको लग रहा है कि यार ये बहुत मजेदार चीज है, और इसमें व्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं, और जो जिस बंदे ने बनाया उसको व्यू ज्यादा आए, और वो ब्रांड्स भी कर रहा है। अगर सिर्फ रील की बात कर रहे हैं तो ब्रांड्स भी कर रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरे को भी ऐसे व्यूज आए और मेरे को भी ब्रांड्स मिले। बाकी तो करने वाला कुछ भी कर ही लेगा। मैं कह रहा हूँ फ्री में आपको, अब जैसे कोई ये बोलेगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, भाई यूट्यूब पे ना आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। आप सर्च तो करो, जो भी चीज सीखना चाहते हो सर्च तो करो, गूगल में सर्च तो मारो क्या सीखना है मेरे को, हर चीज फ्री में अवेलेबल है। करेक्ट। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे लगते हैं, बट अगर यूट्यूब पे आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो, या ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हो, कहाँ पैसे लग रहे हैं? तो एडवाइस हो गई अपने छोटे ब्रदर के लिए, और आप सभी लोग भी इस एडवाइस को ले लेना, अब इनका छोटा भाई मान के। अब सर स्टॉक पोर्टफोलियो पे आते हैं थोड़ा। आपने 2019 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, सबसे पहले आपने स्टॉक खरीदा था या क्या लिया था? म्यूचुअल फंड में एसआईपी मैंने करा था, हाँ, और ब्लू चिप का मैंने म्यूचुअल फंड लिया था। अच्छा। मतलब कि मेरे को, मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में डर लगता था, क्योंकि वो काफी फ्लक्चुएट होते हैं। हाँ। और जब भी आप किसी एक्सपर्ट को सुनते हो तो लेके बोलते हैं कि आप ब्लू चिप में करो या इंडेक्स फंड में करो, तो मैंने ब्लू चिप में करा था। वहां से स्टार्ट किया आपने? वहां से 5,000 रुपए से मैंने शुरू करा था। 5,000 रुपए से मंथली एसआईपी। 2019 से तो 2024 तक पोर्टफोलियो आपका कितना हो चुका होगा अभी तक? यार 50 लाख के आसपास होगा म्यूचुअल फंड का। हाँ। और स्टॉक का? उसका भी वही होगा ऑलमोस्ट। अच्छा। 50, मतलब 1 CR से ऊपर है मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो। ओवरऑल 1 CR से ऊपर है, मतलब 5 साल में 1 CR से ऊपर आपका पोर्टफोलियो। तो शुरुआत मैंने 5,000 से किया था। कई लोग बोलेंगे 5,000 से इतना कैसे बन गया, तो 5,000 से नहीं, शुरुआत में 5,000 किया, फिर धीरे धीरे जब मेरा कन्विक्शन और स्ट्रांग होने लगा तो मैंने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो आज के डेट में पिछले 2-3 साल से मुझे लगता है कि 2-3 साल से नहीं, पिछले 1.5 साल से कुछ अभी जो मेरा एसआईपी चल रहा है 1,40,000 का चल रहा है मंथली। हाँ, मंथली। और बाकी स्टॉक्स में लमसम कभी डाल दिया, जैसे कोई मार्केट थोड़ा डिप हुआ तो उस वक्त मेरे पास लिक्विड फंड है तो मैंने डाल दिया उसे। अर्निंग के सोर्सेज तो हमने बहुत पूछ लिए, अब लर्निंग के सोर्सेज बता दीजिए। लर्निंग का जो मेरा सबसे बढ़िया सोर्स है, अभी यूट्यूब पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ, और अगर मेरे को बर्नआउट सा फील होता है, कभी कभी लगता है कि यार स्ट्रेस आ रहा है या फिर कुछ नया नहीं सीख पा रहा हूँ, तो फिर बुक्स पढ़ने लगता हूँ। जब बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में फिर नए नए थॉट्स उत्पन्न होने लगते हैं चीज़ों को लेके, और अलग एक पर्सपेक्टिव मिलता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो बुक्स मेरे लिए बहुत अच्छा फील देता है, अच्छा फीलिंग दिलाता है। तो बुक्स में आज भी मैं पढ़ता हूँ। बीच में मैंने 1-1.5 साल छोड़ रखा था, और बुक्स पढ़ना शुरू किया था मैंने 2018 से। उसके पहले मैं बुक्स नहीं पढ़ता था। 18 से? हाँ, और 18 से भी मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था बाहर के, तो वो लोग बोलते थे कि बुक्स वगैरह पढ़ने से क्या होता है कि आप किसी के बारे में, जो भी ऑथर लिखा है उसने अपने 30-40 साल का एक्सपीरियंस लिखा है उस बुक में, तो आपको वो एक बुक में 30-40 साल का एक्सपीरियंस आपको जानने मिल जाता है। मतलब आप जितने दिन में भी बुक खत्म करते हो 30-40 साल का निचोड़ आपको मिल गया, तो बहुत बड़ी चीज बड़ी चीज हो जाती है। और कोई भी जब बुक लिखता है ना, तो बहुत ही रिसर्च करके एकदम अच्छे से फैक्ट वगैरह को क्लियर करके लिखता है। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में सपना आया लिख दिया।
तो वो ऑथर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो चीज़ें लिखता है उसमें, तो इसलिए बुक पे ट्रस्ट मेरा बहुत इजीली बन जाता है। और जो भी चीज़ें जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो मेरे दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं और अच्छा फीलिंग आने लगता है मुझे। कभी जैसे आउट ऑफ कंटेंट हो रहा हूँ, मान लो कि मेरे को लग रहा है अब क्या बनाओ, सैचुरेशन सा लग रहा है मेरे को, तो बुक्स पढ़ना शुरू करूंगा। बुक्स पढ़ूंगा तो फिर मेरे को मिलती है अंदर से, बहुत अच्छा बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अगर जिसको नींद उद की प्रॉब्लम है ना भाई, रात को बुक पढ़ना शुरू करो, पहले पेज पे जाओगे नींद आने लगेगा। बुक्स का आपने बता दिया, 4 से 5 बुक्स भी बता दीजिए लोगों को। चार देखो, अगर जो मेरे फेवरेट जो बुक है द सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, जिसने मेरे पैसे वाले माइंडसेट को बहुत तगड़े तरीके से चेंज करा। रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच है, द सीक्रेट है। रिसेंट में अभी मैं पढ़ रहा हूँ एक रीवर्क पढ़ रहा हूँ, और अभी द कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़ रहा हूँ। जो रिवर्क भी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज के डेट में मेरे को लगता है कि कुछ नया करने की वो है, मेरे को लग रहा है कुछ और नया क्या करूँ, तो इसलिए रिवर्क पढ़ रहा हूँ। कंपाउंडिंग इफेक्ट मेरे को नाम से ही जैसे आपको लगता है कि अरे हाँ वही जो कंपाउंडिंग के बारे में लोग बातें करते हैं, बट उतने तक ही नहीं है। आपका पूरा डिसिप्लिन, आपकी हर चीजें चेंज कर देगा अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो। बट बशर्ते देखो, बुक पढ़ने में एक चीज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप बुक वही पढ़ो जिस चीज की रिक्वायरमेंट आपको आज फील हो रही है, जिस फेज में आप हो। मान के चलो आपका रिलेशनशिप डगमगा गया है तो रिलेशनशिप वाली बुक पढ़ो। आपको पैसे से रिलेटेड माइंडसेट के लिए पैसे वाले बुक्स पढ़ो। पैसे कमाने हैं तो कोई कोर्स करो, स्किल का कोर्स करो। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है, मुझे काफ़ी एंजाइटी हो रही थी, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, काम ये वो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा एंशियस था मैं। तो मेरे पास एक बुक है डेल कार्नेगी की इस चिंताओं को छोड़ो, ऐसा कुछ टाइटल उसका, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग वाली बुक थी। तो मैंने उस बुक को खोला, उसके 2 से 3 चैप्टर पढ़े कि अगर बिजनेस में चिंता है तो उसका अलग चैप्टर है, इस चीज में चिंता है तो उसका अलग चैप्टर है। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका भी है। हाँ, तो मैंने 2-3 चैप्टर जो मुझे रेलेवेंट लग रहे थे मैंने पढ़े, जो चीज़ उसमें बताई गई थी मैंने अप्लाई करी, और 1 घंटे बाद मेरी सारी चिंता खत्म। बहुत बढ़िया। क्या मतलब वो फीलिंग थी, बता नहीं सकता। कि पॉडकास्ट में तो लोग 1 घंटे में जो अंदर से आ रहा है उस वक्त तो बोल देंगे, लेकिन एक ऑथर 3 से 4 साल, कई बार 10 साल देता है एक बुक को लिखने में, और वो कोई एरा गेरा नहीं लिखता है, उस फील्ड का एक्सपर्ट आकर के उस बुक को लिखता है। तो बुक पर मेरा भी आज भी उतना ही ट्रस्ट है जितना आपने कहा। तो ये चीज बेस्ट लगी मुझे आपकी। बुक्स बहुत, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि समरी सुन लो या ऑडियो बुक सुन लो, उसमें मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मुझे भी पसंद नहीं ऑडियो बुक, क्योंकि जब आप ऑडियो बुक सुन रहे हो तो आप फ्री रहते हो। जब फ्री रहते हो ना तो आप और 4 चीजें आपको लगता है यार ये कर लूँ, वो कर लूँ, इधर घूम, मतलब चल फिर लूँ। जब बुक पढ़ते हो तो आप पूरा ध्यान आपका बुक पे है, तभी जाके वो चीजें आपके माइंड में जब घुसती हैं तभी जाके आप अच्छा फील कर पाते हो। ऑडियो बुक उतना काम नहीं करता है। मेरे को बीच में लगा था ऑडियो बुक तब काम करेगा ना जब आप वर्कआउट कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो। फोकस नहीं कर सकते बाकी वक्त, फिर वो ये बाकी वक्त नहीं कर सकते यार। आप तब भी ऑडियो बुक को तभी अच्छे से कर पाओगे जब आप पूरी तरह से फ्री। मैं कह रहा हूं, अगर फोन आपके हाथ में और ऑडियो बुक सुन रहे हो, आप फिर कुछ और स्क्रॉल करने लगोगे, सोशल मीडिया पे कुछ करने लगोगे, व्हाट्सएप पे चैट करने लगोगे, उतने देर में क्या बोला निकल गया पता ही नहीं चला। वर्कआउट करने के टाइम पे हमारा माइंड थोड़ा कंसंट्रेट होता है, उस टाइम पे आप अगर ऑडियो बुक सुनते हो तो वो दिमाग में सारा जाता है। पर फिर भी बुक का कोई कंपैरिजन है नहीं बाकी चीजों से। सही बात जो आपने कहा। और क्योंकि इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत इजी सा है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों की पहली बुक रिच डैड पुअर डैड होती है। रिच डैड पुअर डैड या फिर थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, क्योंकि बहुत हाईली रिकमेंडेड, मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं। हाँ, तो वो मैंने करा एक बार में। बाकी अभी जो बुक्स पढ़ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, बहुत कम कम। हाँ, ओके, 4 पेज 5 पेज ऐसा। बढ़िया बढ़िया। सो फिर से अब एक इंटरेस्टिंग गेम पर आते हैं। 1 वर्ड या फिर 1 लाइन में आपको आंसर देना है, ठीक है, किस चीज का, या फिर सेंटेंस को आपको। बढ़िया, एकदम एक्साइटेड। मैं पिछली बार वाले में तो मजा आ गया था। अच्छा, ऐसा। बेस्ट पर्सन यू हैव एवर मेट। संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी। बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। जब मैंने अपना घर लिया तो मेरे को लगा कि यार, मुंबई वाला। हाँ। तो मेरे को लगा कि यार बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और इमोशनल था कि ऐसा लग रहा था कि लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन वो जब हुआ तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था बहुत तगड़ा वाला। और सबसे बुरा दिन कौन सा था? बुरा दिन तो यार जब मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट मेरे वन ऑफ द क्लोज जब गुजर गए। तो बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू हैव एवर हर्ड। यही कि आप लग्जरी भी इंजॉय करो और इन्वेस्टमेंट भी करो। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में आप सोचोगे कि यार इन्वेस्ट करता हूँ, बुढ़ापे में 50 करोड़ 100 करोड़ आएंगे तब इंजॉय कर पाऊंगा। वो मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता। बैलेंस्ड अप्रोच। तो लग्जरी भी आप इंजॉय करो और थोड़ा बहुत बचाओ फ्यूचर के लिए। ओके। दुनिया में किसी भी इंसान के साथ में अगर आपको डिनर करने का चांस मिले तो किसके साथ करोगे? यार अभी हाल फिलहाल में मैं सोच रहा हूँ योगी जी से मोदी जी। मोदी या योगी? योगी जी फिलहाल। योगी जी फिलहाल।
आपकी लाइफ का कोई ऐसा डर है आपके पास कि ये सबसे बड़ा डर अभी भी है अंदर? डर तो यार, डर क्या बोलूं, सब सारा कुछ तो भगवान जी का ही है। अब अच्छा, पर डर नहीं है कुछ ऐसा? कुछ मतलब जो सडनली भी माइंड में नहीं आ रहा तो कोई यही नहीं? अगर जो भी चीजें छिन जाए तो सब भगवान का ही है, उन्होंने दिया उन्होंने लिया, कोई क्या फर्क पड़ता है। कोई ऐसी चीज जिसको खरीद करके लगा कि पैसा बर्बाद? बहुत सारी चीजें हैं भाई, जैसे कि सबसे बड़ी मैंने चीज? आईपैड मैंने खरीदा था, उसका कुछ यूज नहीं आया मेरे लाइफ में, तो वो मेरे लिए बर्बाद था। मैंने बाइक एक खरीदी थी मुंबई में, तो उसके कुछ 2 महीने के बाद ही कोविड आ गया, तो वो बाइक में चला नहीं पाया। मुझे लगता है 4-5 साल हो गए अभी तक वो बाइक चली है 3000 किलोमीटर, और 3 लाख रुपए मैंने उस पर डाल दिए थे। अच्छा। तो शुरू में तो बड़ा मजा आया, जब जब चला रहा था 2000-3000 किलोमीटर तक बड़ा मजा आया। शुरू में ही जो चलाया था चला, उसके बाद से मैंने कभी बाइक चलाया ही नहीं। फिर क्योंकि कार का मजा मिल गया ना, तो फिर बाइक से मन मेरा चला गया, और वो बाइक अभी भी पड़ी है ऐसे। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक बता दिया, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। ओके। द फेवरेट मूवी? मूवी यार, अगर मैं देखूँ तो बहुत मेरे को कॉमेडी मूवीज ज्यादा पसंद है, तो मैं फिर हेरा फेरी मेरे सबसे तगड़ा है। फिर हेरा फेरी मैं चाहे जितनी बार देख लूँ। सबका यही सीन है। तो और फेवरेट पॉडकास्ट यूट्यूब पर जितने भी अपलोड है? पॉडकास्ट यार मैं नहीं देखता। फेवरेट यूट्यूब वीडियो? यूट्यूब वीडियो संदीप सर का एक वीडियो है जो मैं देखता हूँ, मतलब मोटिवेशनल है वीडियो। उन्होंने पूरा एक वो किया है, क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन है, 5-6 मिनट का ही है। समझ गया। और बैकग्राउंड में म्यूजिक बड़ा तगड़ा है। समझ गया मैं। संदीप सर को जाकर के मैंने भी यही कहा था कि आपके वो वाले वीडियो होते हैं ना, मैं रोज कॉलेज में जब था ना तो रोज सुनता था मैं भाई, मजा आ जाता था। मतलब कि जिसका डिजायर जितना बड़ा उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। तो ये लाइन मेरे को बड़ा प्यारा लगा था, और वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और मुझे ना यही था मेरे साथ भी कि मुझे उनके इस टाइप के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, कि उनकी आवाज़ चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, फुटेज चल रही है, और बहुत खतरनाक। तो मेरा निश यहीं से इस टाइप से आया था कि मैं भी फुटेज वगैरह लगाऊंगा, अपनी आवाज़ लगाऊंगा, म्यूजिक लगाऊंगा और तगड़ा कुछ बनाऊंगा। तो वहाँ से फिर मेरे अंदर ये डिजायर बहुत पनपा था। इसके अलावा आपका स्क्रीन टाइम कितना है राइट नाउ? इंस्टाग्राम पे? नहीं, स्क्रीन टाइम मोबाइल का। फोन पे यार बहुत 5-6 घंटे का तो होगा डेली का। 5-6 यार। हम देखो, हम क्रिएटर है ना, तो हमारे लिए तो जरूरी है भाई। और फोन पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। किसी को मान लो कंटेंट चल रहा है, या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, या किसी से बात चल रही है, कुछ ना कुछ तो रहता है। 5-6 घंटे तो है। अच्छा सतीश भाई, एक वर्ड के एक लाइन का था ये सब कुछ, हमको कट करना पड़ेगा बाकी की चीजें, तो इतना एक्सप्लेन मत करो। सब समझ जाएंगे, लोग बहुत समझदार हो गए हमारी ऑडियंस। हाईएस्ट अमाउंट अर्नड इन अ मंथ? $80K। $80K रुपए में कन्वर्ट करो यार। 50 लाख से ऊपर, 60 लाख से ऊपर, 60 लाख 64 लाख के आसपास कुछ हो रहा है आज की डेट में अगर देखें तो। ब्लॉगिंग में किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है? ब्लॉगिंग में ये इसमें होती है इंश्योरेंस वगैरह, ये सब में। इंश्योरेंस में। अगर यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? मैं भी जॉब कर रहा होता यार। जॉब कर रहे होते? गवर्नमेंट या प्राइवेट? प्राइवेट जॉब कर रहे होते। ओके। प्राइवेट जॉब भी लग जाती है, बहुत बड़ी बात होती है भाई। बढ़िया भाई देखो, वो एक लाइन में आंसर देना ना बहुत बड़ा वो हो जाता है। हाँ, क्योंकि भाई एक्सप्लेन करना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता भाई, तभी तो भाई कंट्रोवर्सी हो जाती है फिर। उसी के लिए तो है ये सब चीजें। नहीं भाई, फिर लोग ये तो ये क्लिप काट के इधर उधर उड़ाते हैं, मेरे को डर लगता है। तो 2 क्वेश्चन और हमारे दोस्तों बचे हैं, उसके बाद में फिर हम इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे। और दोनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं? और अगर हाँ, तो आपका जो ड्रीम रिटायरमेंट है कि इस अमाउंट के साथ में मुझे रिटायर होना है, क्या आप सोचते हैं पहले तो? हाँ या ना? पहले सोचता था, अब नहीं सोचता। सोचते, क्योंकि जब मैं ऐसे लोगों से मिला तो मैंने उन लोगों से भी क्वेश्चन करा था कि रिटायरमेंट का कितना अमाउंट पे रिटायर हो जाना चाहिए। बोलते हैं रिटायरमेंट क्या होता है, जब तक सांस है तब तक काम करो। और ये चीज मेरे को समझ में आ गई, अगर आप अपने बहुत काम किया है, मान लो 10 साल लगातार आपने काम किया, फिर जाके आप खाली बैठ रहे हो, तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा। अच्छा। मैंने ये चीज़ देखा है, क्योंकि खुद जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तो मेरे को टेंशन होने लगता है, यार काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब, और फिर लगता है दुनिया आगे जा रही है, मैं कहाँ यहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरे को लगता है लाइफ लॉन्ग काम करूंगा, क्योंकि जिस काम में मैं हूँ इसमें मेरे को लगता है कि अगर मेरे को कोई अगर बुढ़ा भी हो गया, जान नहीं है, बस चेयर पे बिठा दिया तो मैं अपना काम कर लूंगा। मतलब रिटायरमेंट का आपने नहीं सोचा? रिटायरमेंट का अब नहीं सोचता हूँ। पहले सोचता था कि हाँ कुछ 5-10 करोड़ हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे, बट ऐसा इसी क्वेश्चन में एक चीज का आंसर तो हम फिर भी जान ही लेते हैं कि अगर फिर भी लगे कि इतना अमाउंट आ जाए तो कमाने की जरूरत ही ना पड़े, तो वो क्या है आपके माइंड में? कमाने की जरूरत ना पड़े वो तो आपका हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर 10 करोड़ रुपए आज के डेट के हिसाब से 10 करोड़ रुपए आपके पास, आपके अपने लिए बताओ आप, अपने लिए, खुद के लिए। बोला कमाने की जरूरत ना पड़े, मैं तो आपके लिए मेरे लिए तो कुछ कमी नहीं है भाई। अच्छा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई ऑलरेडी इतने हो चुके हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट पे हो गया कि हाँ यार हो गया, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा, अभी है ही नहीं। मेरे को अभी अपना पोटेंशियल में देख ही रहा हूँ। अच्छा, 100-200 करोड़ पे अगर आंकड़ा ले 100 करोड़ पकड़ लो ऐसे। अच्छा, बढ़िया। 100 करोड़ मतलब पर्सनल वेल्थ, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का वैल्यूएशन उतना 100 करोड़, ऐसा नहीं। 100 करोड़ पर्सनल वेल्थ होना चाहिए। हाँ, पर्सनल वेल्थ तो मैं कि ये सूखा पड़ा है भाई, कहीं वो नहीं है। सो हमारा पॉडकास्ट का यहाँ पर अंत होता है।
बहुत ही बढ़िया रहा पॉडकास्ट, Thank मजा you आ गया so मुझे much. तो मेरे को भाई। भी बहुत मजा आया। आपके कई सारे क्वेश्चन के आंसर इतने कमाल के लगे मुझे कि वाह क्या एडवाइस दी बंदे ने वाकई में, Thank you जेन्युइन भाई। एडवाइस, और लगी कि यार ये भी चीज मैं फील करता हूँ अंदर से। और अपनी जर्नी फोन से स्टार्ट की थी ना आपने भी? फोन से किया था शुरू में, Okay. फिर फोन से ही पैसे कमाए थे मैंने। फिर ये DSLR एक खरीदा था 30,000 रुपए का, ओके ओके। पहला मेरा और मैं भी DSLR। फोन से लोगों को इंडस्ट्री लेवल के थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ और इंडस्ट्री क्या लेवल बात की है वीडियो एडिटिंग करना सिखा रहा हूँ। अब तो ऐसे ऐसे ऐप्स भी आ गए ना भाई कि जो आप कर सकते हो, जैसे VN एडिटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं फोन में, जो आते हैं कैपकट वगैरह कुछ आते हैं, वो सब हम यूज करते हैं। तो जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स हम बना रहे हैं उसको वैसे तो कंप्लीट है, पर थोड़ा सा और बचा है, और उसको हम इंडिया का बेस्ट वीडियो एडिटिंग कोर्स बनाने वाले हैं मोबाइल यूजर्स के लिए। बहुत बढ़िया, तो सतीश भाई हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं, थैंक यू भाई तो आप बुलाने के लिए। सतीश कोड यूज कर सकते हैं। अरे वाह, और आपको मिलेगा 300 रुपए का डिस्काउंट। तो बहुत बढ़िया लगता है भाई, आपका भी कंटेंट मैं देखता रहता हूँ, एंड मैं चाहूंगा कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो और ऐसे कमाल के अब लोगों सतीश को भाई ने लेके बोला आए। तब तो कर ही लेना, कर ही ठीक दो है। भाई। और इनके चैनल पर भी जाओ, उनको भी सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो। सतीश भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। भाई, thank you। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।